हाँ बताइए। जाइए, देखिए oogenesis क्या है? oogenesis फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवा नहीं कहेंगे, एक सिंगल ओवम बनता है, ठीक है, एक सिंगल ओवम बनता है। स्पर्म बहुत सारे बनते हैं एक बार में, लेकिन ओवम एक बनता है, एक मंथ में एक ओवम डेवलप होता है। ठीक है, वो ठीक है, समझ में आता, लेकिन क्या चीज सेकेंडरी ओसाइट जो है वही रिलीज होता है, जिसको आप ओवम कहते हैं, जो रिलीज होता है ओवरी से, वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, ओवम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप बोलेंगे oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, क्योंकि कंप्लीट ओवम बनता है फैलोपियन ट्यूब में जाकर के। ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट ओवम कहां बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रखी है ना, दोनों में डिफरेंस समझते जाइएगा, तब ये समझ में आएगा। अगर उसको पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। दोनों में समझाते चलूंगा साथ साथ में। फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। अगली चीज है oogenesis स्टार्ट कब होता है? तो देखिए, स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में oogenesis स्टार्ट हो जाती है। एंड कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट बताएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है 72 आवर्स में, 72 दिन में, 72 डेज में एक स्पर्म बनता है, एक स्पर्म। लेकिन एक ओवा को बनने में 12 से 13 साल लग जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, 12 to 13 ईयर्स, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है जब कोई फीमेल, ठीक है, बर्थ करती है, तो जब फीमेल यूट्रस में रहती है उस समय उसकी ओवरी में ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है उस फीमेल के। और वो कंप्लीट कब होता है जाकर के? जब वो फीमेल लगभग 11 साल की हो जाती है, 12 साल की, ठीक है। और जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तब जाकर के oogenesis पूरा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब फीमेल यूट्रस में रहती है मदर के, तब उसकी ओवरी, मदर की ओवरी में नहीं, उस फीमेल चाइल्ड की यूट्रस, जब यूट्रस में रहती है तो फीमेल चाइल्ड की ओवरी में स्टार्ट होती है। और जब वो फीमेल चाइल्ड 12-13 साल के बाद जब भी रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जब स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, किसका? ओवम जो इनकम्प्लीट बना है, तब जाकर के पूरा होता है। समझ में आया? तो कंप्लीट लिखेंगे, कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, जब स्पर्म की एंट्री होती है, किसके साथ? स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ में। हालांकि उसको ओवम नहीं कहेंगे, उसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, ठीक है। तब जाकर के oogenesis कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया? इसलिए oogenesis में नहीं कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। कंप्लीट ओवम का बनना। आगे देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पर। ये कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ चलता है, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन 45 या 50 साल तक के बीच में ही होता है, 45 से 50 साल के बीच में। उसके बाद ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे रिमेन कंटिन्यू, रिमेन कंटिन्यू टिल 45 to 50 ईयर्स। केवल 45 से 50 साल तक ही oogenesis कंटिन्यू रहती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। थोड़ा फास्ट लिखा करिए, ठीक है। यहां तक ये दो डिफरेंस समझ में आया, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। oogenesis
अब देखिए कैसे होती है oogenesis, उसको समझते हैं। जब इनसाइड ओवरी के अंदर आपको पता होना चाहिए oogonia होती हैं। क्या होती हैं? oogonia होता है ना, जिसको कहते हैं ओवम मदर सेल। अगर मैं एक ये ओवरी का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ओवरी में ये देखिए, ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर क्या है? ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ठीक है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं ये। और ये जो सेल है ये क्या है? oogonia है। ये सब क्या है? oogonia है। यही सेल क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए कितने स्टेप में होती है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप था, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। यहां पर भी वही 3 स्टेप होता है, ठीक है। तो ओवे के अंदर क्या होती हैं? oogonia होती हैं। oogonia को क्या बोलते हैं? ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कितने स्टेप होंगे? अगर कहा जाए स्टेप, तो स्टेप वही है, 3 स्टेप हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरा स्टेप है ग्रोथ फेज। और तीसरा क्या है? डिफरेंशिएशन। 3 स्टेप में भी ये पूरा होगा। एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ, दोनों डायग्राम को देखिए, कंपेयर करते रहिएगा। ये डायग्राम देखिए लिखा है, इसमें ये समझना कौन सा इवेंट फीटल लाइफ में होता है, फीटल लाइफ में, ठीक है। और ये देख लिखा है फीटल लाइफ में यहां से यहां चलता है ये इवेंट। इसी को बोलते हैं मैच्योरेशन, यही है मैच्योरेशन। डिफरेंशिएशन को ही क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन कहा जाता है। हो गया? फास्ट लिखिए जल्दी से। देखिए आगे बढ़ जाएं। ये देखिए एक डायग्राम जो बुक में बना उसको समझते जाइए। ये सिंगल oogonia है, oogoनियम। एक सिंगल को क्या बोलेंगे? oogoनियम। बहुत सारा रहता है उसको बोलते हैं oogonia। ये कहाँ है? ये ओवरी की एक सेल को दिखा रहे हैं। ये जो सिंगल सेल है ना, ये इससे कैसे ओवम बनेगा वो समझाएंगे, ठीक। सब इसमें देखिए, तो ये एक oogoनियम है। ये कैसा होगा? 2n। 2n का मतलब क्या है? यहाँ पर 46। कितना क्रोमोसोम होगा? 46 होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले क्या होगा? ये डिवाइड करेगी, ठीक है। ये डिवाइड करेगी, किस डिवीजन से डिवाइड करेगी? माइटोसिस से। तो माइटोसिस से डिवाइड करेगी तो देखिए, एक से पहले कितनी सेल बनेंगी? एक से बनेंगी 2 बनेंगी। ये देखिए, एक से ये 2 बन गया, ठीक है। और फिर 2 से कितना बन जाएगा? 4। अब इसको क्या कहेंगे? oogonia। ये है oogonia, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? oogonia, ठीक। ये क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? ये हुआ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अभी हुआ है, डिवाइड किया है, ठीक है। किससे? माइटोसिस से। समझ में आया? इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे, ये भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। ये सब कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर, यूट्रस लाइफ में चल रहा है, फीटल लाइफ में चल रहा है, ठीक है। जितनी oogonia, मिलियंस ऑफ oogonia में यहां लिखता भी रहा हूं, देखिए साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ड्यूरिंग फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में क्या होता है? मिलियंस ऑफ oogonia। देखिए मिलियंस ऑफ oogonia, बहुत सारी oogonia क्या होती हैं? फॉर्म बनती हैं। ये लाइन बुक में लिखा है, ठीक है। मिलियंस ऑफ oogonia दोनों ओवरी में बनेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे। अब जितनी oogonia बन चुकी हैं, इसमें से सभी नहीं,
कुछ oogonia क्या करेंगी, साइज में इंक्रीज करेंगी और क्या बनाएंगी, वो प्राइमरी oocyte बनाएंगी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसमें से ये देखिए, एक को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखिए इसको, ये क्या करेगी, साइज में इंक्रीज हो गया, मतलब इसने ग्रोथ किया। क्या किया, ग्रोथ किया। ठीक है, साइज में इंक्रीमेंट हुआ है, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ठीक, समझ में आया। तो ये जो प्राइमरी oocyte बना है, ये तो ये oogonia, जो oogonia है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ये प्राइमरी oocyte बना लेती हैं, oocyte। ठीक, प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte बन गया ना, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा इसमें, यहां लिखेंगे प्राइमरी oocyte जो है। ठीक, जितने प्राइमरी oocyte बनते हैं, जितने भी बने, उनमें मियोसिस स्टार्ट हो गई है। जैसे यहां से यहां इसमें मियोसिस स्टार्ट हो गई है, लेकिन मियोसिस स्टॉप हो चुकी है। मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जो प्राइमरी oocyte बने हैं ना, ये किसके बने हैं, ये फॉर्म्ड बाय मियोसिस 1 से बने हैं। ये किससे बने हैं, मियोसिस 1 से। मतलब इसमें मियोसिस 1 हुई है, तो आप बोलेंगे साथ में मियोसिस भी होगी, ग्रोथ के बाद क्या होगा, मियोसिस भी होगा। तो प्राइमरी oocyte में आप बोलेंगे n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे भाई मियोसिस 1 में क्रोमोसोम आधा हो जाता है ना। तो मियोसिस स्टार्ट हो गई है, लेकिन मियोसिस रुक गई है। मियोसिस रुकने का मतलब समझते हैं, मियोसिस में 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आती है। और प्रोफेज को जब आप बोलते हैं तो प्रोफेज में आता है क्या चीज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अरे मियोसिस में 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और प्रोफेज में 5 स्टेप। ठीक है, तो ये किस स्टेज में ये प्राइमरी oocyte जो बना है, ठीक है, उसमें किस अवस्था में डिवीजन रुका हुआ है, तो डिप्लोटीन अवस्था में रुका रहता है। मतलब मियोसिस पूरी नहीं हो पाई, मियोसिस पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, मियोसिस 1 अरेस्टेड हो जाती है, अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। प्राइमरी oocyte जो बना उसमें मियोसिस 1 हुई, तो मियोसिस 1 के बाद उसमें क्या हुआ, डिप्लोटीन अवस्था में मियोसिस 1 क्या हो गई, अरेस्ट हो गई, रुक गई। ठीक, अब फीमेल की बर्थ होती है, अब फीमेल की बर्थ होती है। तो आप ऐसे सुनिए, जब फीमेल चाइल्ड कोई जन्म लेती है तो उसकी ओवरी के अंदर क्या होता है, उसकी ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte रहते हैं। क्या रहते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, कितने रहते हैं, बहुत सारे, कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में रहते हैं, हजारों की संख्या में दोनों ओवरी में प्राइमरी oocyte हैं। लेकिन जन्म से लेकर के और जब प्यूबर्टी आती है 10 से 12 साल तक का जब प्यूबर्टी आती है, तो ये प्राइमरी oocyte धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म। मतलब ये डीजनरेट कर जाते हैं, ये फिनिश होने लगते हैं। और प्यूबर्टी पर 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte बचते हैं। जब प्यूबर्टी आएगी तो फीमेल जो है उसकी ओवरी के अंदर कितना प्राइमरी oocyte रहेगा, तो अलग अलग दोनों में 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte बचेंगे। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, 60 से 80 हजार। उसके पहले कितने थे, उसके पहले बहुत ज्यादा थे, जब बर्थ हुई थी तब। तो ये 10 साल का जो गैप है, तो 10 साल में बहुत सारे प्राइमरी oocyte डीजनरेट कर जाते हैं। समझ में आया। तो लिखेंगे यहाँ पर
एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो 60 to 80,000, 60 से 80,000 प्राइमरी oocyte रिमेन लेफ्ट, बचते हैं, रिमेन लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर ओवरी के अंदर। बाकी सब कहाँ चले जाते हैं? जो मिलियंस प्राइमरी oocyte थे वो सब डिजेनरेट कर गए। रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, एट्रेसिया बोलते हैं, एट्रेसिया। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी oocyte का डीजेनरेट करना, उसको बोलते हैं एट्रेसिया। तो 12 साल, 10 से 12 साल पर प्यूबर्टी आती है, तो 10 से 12 साल पर फीमेल की ओवरी में कितने प्राइमरी oocyte बचते हैं? 60 से 80,000। और प्राइमरी oocyte में मियोसिस चल रही है, लेकिन मियोसिस रुकी हुई है, मतलब चलने का मतलब मियोसिस पूरा नहीं हुआ है। 12 साल पर अगर कोई फीमेल चाइल्ड होगी तो उसकी ओवरी में जो प्राइमरी oocyte रहेगा उसमें मियोसिस 1 पूरा नहीं है, रुका हुआ है। किस स्टेज पर रुका हुआ है? ये डिप्लोटीन। मियोसिस 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज आती है, डिप्लोटीन किसकी स्टेज है? ये प्रोफेज 1 की स्टेज होती है। प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन, यही पूछा जाता है, ठीक है, कि किस स्टेज पहला डिवीजन कब रुकता है। देखिए पहला डिवीजन है, रुक गया ना, ये अभी दूसरा डिवीजन फिर रुकेगा। कौन वाला? ये देखिए पहले ग्रोथ फेज में ये प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अभी मैं इस डायग्राम को फिर से बना दे रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? ये डायग्राम देखिए ऐसे है एक्चुअली में, इसमें 1 से बना 2, ठीक है, फिर 2 से क्या बना? ये 4 बन गया, हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हो गई। इसमें से एनसीईआरटी में देखिए डायग्राम बनाइए, प्राइमरी oocyte है, ये क्या है? प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होती है, इसमें स्टार्ट होती है। पहले तो ये 2n रहेगा ना, ये पहले 2n रहेगा, हाँ। इसमें स्टार्ट होगी मियोसिस स्टार्ट होगी तो 2 सेल बनती हैं, मियोसिस 1 है। यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। देखिए ये यहां से यहां तक है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया। ये यहां से यहां तक के स्टेज को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज हो गया। अब प्राइमरी oocyte जो बनना है इसमें मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1 होगा, ठीक है। मियोसिस 1 में 2 सेल बनती है ना, लेकिन 2 सेल में एक सेल बड़ी बनेगी और एक क्या बनेगा? छोटा बनेगा। जो बड़ी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। छोटी सेल बनेगी उसको बोलेंगे पोलर बॉडी। मतलब मियोसिस में हमको पता है कि 2 सेल बनती हैं मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में उसी 2 से 4 हो जाती हैं टोटल। भाई एक सेल से 4 सेल बनती है ना। माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2। लेकिन मियोसिस में चूंकि 2 बार होती है मियोसिस ना, 1 और 2, एक सेल से अल्टीमेटली कितनी सेल बन जाती है? लास्ट में 4। तो मियोसिस 1 में 2 बनती हैं और मियोसिस 2 में इन्हीं 2 से क्या हो जाता है? 4 बन जाती हैं। 1 से 2 फिर बनता है ना। लेकिन यहां अंतर यह है कि मियोसिस 1 जब होती है तो 2 सेल बराबर नहीं बनती हैं, एक सेल बड़ी बनेगी, एक सेल क्या बनेगा? छोटा। कारण है ये छोटा क्यों बना है ये आगे बताएंगे। जो छोटा बनता है उसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। जो बड़ा बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte, अच्छा एक बात बताइए, मियोसिस 1 स्टार्ट कब हुआ है? ये मियोसिस 1 स्टार्ट कब हुआ है? oogenesis में ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हुआ था, जब बच्ची ने जन्म नहीं लिया था उसके पहले ही उस बच्ची की ओवरी में स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये रुक गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है। किस स्टेज में अरेस्ट हुआ? प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था में रुक गया डिवीजन। और कब तक रुका रहा? जब तक ये 10 साल की या 11 साल की गर्ल नहीं हो जाएगी तब तक रुका रहेगा, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी।
तब तक रुका रहेगा और तब तक ये सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। ये बनेगा कब? जब ये डिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यूबर्टी जब आती है उस समय तक मियोसिस 1 रुका रहता है। जैसे प्यूबर्टी आ जाती है मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट हो जाता है। और पूछा जाए कि मियोसिस 1 कब चालू हुआ? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। पूरा कब हुआ? जब 11 या 12 साल की अवस्था आई, जब प्यूबर्टी आई उस समय मियोसिस 1 पूरा हो गया। जैसे पूरा होता है तो एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक पोलर बॉडी बन जाती है। ये 11 साल की अवस्था में हुआ। तो इसको मियोसिस 1 को कंप्लीट होने में लगभग 10 साल लगे। कितने लगे? 10 से 11 साल लगे ना। प्यूबर्टी तक चल रहा ना, रुका था जाकर के, तब पूरा हुआ जब प्यूबर्टी आएगी। ठीक है, यहां लिख सकते हैं ये, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ये चीज समझनी थी आपको। समझ में आया? तो पोलर बॉडी बन गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को बोलेंगे यन। क्या बोलेंगे? यन। तो मैंने बोला था कि जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी पर कितने प्राइमरी oocyte रहते हैं? 60 से 80 हजार। जैसे प्यूबर्टी आती है 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कब कन्वर्ट होता? जैसे प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी पर ये 60 से 80 हजार थे, इनके अंदर डिवीजन रुका हुआ था। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आएगी ये 60 से 80 हजार कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे? सेकेंडरी oocyte में हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, समझ में आया? तो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गए, मियोसिस 1 पूरा हो गया। ठीक, अब सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा? तो सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ठीक है, मियोसिस 2 से, और मियोसिस 2 से क्या बनेगा? एक फिर पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, और एक फिर यहां पर ये बनेगा सेकेंडरी oocyte। तो देखिए मियोसिस 2 कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पर। अब एक चीज ऐसे समझिए, इसमें कई चीजें देखनी। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पर। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, एक सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है। ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, मैंने इसको ओवम नहीं लिखा है अभी। देखिए लास्ट में सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 करेगा तो क्या बनेगा? ओवम। ठीक है, अभी मैंने नहीं लिखा है इसको, तो आप लिखेंगे एट प्यूबर्टी पर क्या होता है? 60 to 80,000 जो प्राइमरी oocyte बचे थे, प्राइमरी oocyte जो बचे थे ना, कितने बचते हैं? रिमेन लेफ्ट। ठीक है, यही बचते हैं ना। हर ओवरी के अंदर इतना प्राइमरी oocyte बचा रहेगा। यही प्राइमरी oocyte क्या करेंगे? मियोसिस 1 को पहले ये कंप्लीट करेंगे, और जब कंप्लीट करेंगे तो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और मियोसिस 1 पूरी हो जाएगी। मियोसिस 1 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। तो पूछा जाए मियोसिस 1 कंप्लीट कब होता है? तो प्यूबर्टी पर होता है। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। इसमें कितना रहेगा? 2n। इसमें कितना हो जाएगा? n, क्योंकि मियोसिस 1 में वो आधा हो गया। ठीक, अब यही सेकेंडरी oocyte जो है oocyte, ये क्या करेंगे? ये मियोसिस 2 में जाएंगे। ये मियोसिस क्या करेंगे? 2 स्टार्ट करेंगे। देखो जी, यहां से सेकेंडरी oocyte बना, अभी मियोसिस 2 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये कब हो रहा है? ये प्यूबर्टी पर हो रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी पर सेकेंडरी oocyte ये हर महीने, हर मंथ, जैसे मान लीजिए 10 साल की फीमेल हो गई, 10 से 11 साल की हो गई, तो हर महीने आपको पता ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना, हर महीने पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हर पीरियड में होता क्या है कि एक सेकेंडरी oocyte डेवलप करता है हर पीरियड में, हर मंथ। ठीक है, हर महीने होगा क्या? जितने सेकेंडरी oocyte बन चुके हैं वो मियोसिस 2 चालू एक साथ नहीं होता है कि जितने सेकेंडरी oocyte बने सबके सब मियोसिस 2 नहीं स्टार्ट करते हैं। हर मंथ
एक एक सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है, मियोसिस 2 में एंट्री करता है, ठीक है, हर मंथ। यहां मैं लिख रहा हूं उस चीज को, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं एवरी मंथ, हर मंथ पे, एवरी मंथ, इस चीज को ध्यान समझ लीजिए, एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ, 1 सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, कह सकते हैं डेवलप होगा, डेवलप होगा, ठीक है, विकसित करेगा, मतलब होने का मतलब क्या है, वो एंटर करेगा, एंटर इन मियोसिस सेकंड, वो मियोसिस सेकंड में स्टार्ट कर देगा हर महीने। हाँ बताइए। हर महीने हाँ, हर महीने दोनों ओवरी से ओवम नहीं बनता है, कभी इस ओवरी से इस ओवरी का सेकेंडरी oocyte डेवलप किया, अगले महीने हो सकता है इसका सेकेंडरी oocyte डेवलप किया, जितने बन के रखे हैं। कभी कभी वो फिक्स नहीं है, कभी कभी इससे 2-3 बार एक साथ हो जाएगा, या रेंडमली होगा, फिक्स नहीं होता कि एक बार इसकी बारी एक बार इसकी, ऐसा नहीं होता है। दोनों ओवरी से कभी एक साथ अंडा रिलीज नहीं होता, वो रेयर केस होता है, रिलीज हो जाता तब ट्विंस बनता है कि दोनों ओवरी के सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte डेवलप करेगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट करे, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट किया, मियोसिस 2 फिर रुक गया, देखिए अब फिर रुक गया, ठीक है, स्टार्ट किया, ओवम नहीं बना पाया, स्टार्ट किया सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस ओवरी के अंदर, और क्या किया, वो फिर मियोसिस 2 रुक गया, किस अवस्था में रुक गया, मेटाफेज सेकंड में, क्योंकि मियोसिस 2 में 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड बोलते हैं ना उसको। अब ये मेटाफेज सेकंड में रुकेगा, तो लिखेंगे मियोसिस 2, मियोसिस 2 बिकम अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। यही ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 कब अरेस्ट हुई, कब पूरा हुआ। मियोसिस 2 कब अरेस्ट हुई, जब सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 स्टार्ट किया, तो मेटाफेज से पहुंचते पहुंचते वो रुक गया, अब रुक गया ना, बस। अब ओवरी से क्या निकलता है, ओवरी से यही निकलेगा, अभी अंडा बना नहीं है, अभी ओवम बना नहीं है, ओवरी से ओवम नहीं निकलता है, oogenesis में ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलेगा, उसमें डिवीजन रुका हुआ है, अगर पूरा हो जाएगा तो ओवम बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ओवुलेशन जब होता है, तो देखिए ओवुलेशन जब होगा, ओवुलेशन तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ये रिलीज होगा, हाँ, ये ओवरी से बाहर निकलेगा, और इसमें मियोसिस 2 रुकी रहेगी, ठीक है, रिलीज होगा, एंड मियोसिस 2 जो है वो क्या रहेगा, अरेस्टेड रहेगा। तो oogenesis में ओवम जो बनता है, अभी oogenesis पूरा नहीं हुआ है, ओवुलेशन हो गया, ओवरी से अंडा निकल गया, लेकिन अंडा किस रूप में निकला, सेकेंडरी oocyte का रूप में निकला, उसमें डिवीजन रोका हुआ है अभी। तो पूरा कब होगा, जब उसकी मुलाकात किससे होगी, स्पर्म से होगी, तो स्पर्म से मुलाकात तब होगी जब कॉपुलेशन होगा, ठीक है, हो गया यहां तक। अब मैंने अभी लिखा दिया है कि मियोसिस 2 ये कब पूरी करेगा, ये जब स्पर्म के साथ इसकी एंट्री होगी, तो जैसे एंट्री होती है वो तो पूरी हो जाती है। अब इसको एक डायग्राम फॉलिकल के रूप में समझते हैं, फॉलिकल साथ में दोनों एक साथ मिला दिया है, यही चीज जो आप समझे, अभी आपने समझा प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte ऐसे खुले में नहीं टहलता ओवरी के अंदर, सेकेंडरी oocyte ओवरी के अंदर खुले में नहीं रहता है, ये किसी के अंदर बंद रहता है, ठीक है, वो समझना। देखिए ये ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ओवरी को अगर देखेंगे तो ओवरी में 2 पार्ट होते हैं, बाहर के पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को बोलते हैं मेडुला। अगर मैं कहूं ये पार्ट बाहर का हिस्सा ये हो गया, ये बाहर का हिस्सा ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर का हिस्सा हो गया मेडुला, ये मेडुला हो गया, ठीक है।
कॉर्टेक्स में क्या पूछा जाता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉलिकल का डेवलपमेंट चलता है। फॉलिकल क्या चीज है बता रहा हूं मैं। कॉर्टेक्स में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट चलता है। मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व सप्लाई। भाई ओवरी को तो भी तो ब्लड चाहिए, ओवरी के अंदर न्यूरॉन्स जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो डायग्राम में दिखाया गया, यहाँ लाल रंग से ब्लड वेसल और ये नीले रंग से न्यूरॉन को दिखा रहे हैं। तो मेडुला में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई जाती है, ये यहाँ से होती है, समझ में आया, और न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, अब हमको समझना है फॉलिकल होता क्या है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए एक टर्म जो है फॉलिकल, फॉलिकल में जैसे ये क्या बना था, ये यहाँ पर जो सेल बनाई गई थी ये क्या थी, ओगोनिया थी ना, यही तो डिवाइड की थी ना। तो बताइए क्या एक ओगोनिया डिवाइड करती है कि कई, ये सब डिवाइड करती हैं, एक नहीं डिवाइड करती है। कि आप कहेंगे एक ओगोनिया नहीं, हमने तो एक से डिवाइड करके बताया था ना, एक से 4 बनाया था, नहीं, ये सब के सब डिवाइड करेंगे। ये 1 से 4 तो बनेगा, लेकिन ये 4 नहीं बनता है, वो मिलियंस में बनता है, लाखों में बनता है। तो सब डिवाइड करती हैं, जितनी सेल होती हैं ये सब डिवाइड करेंगे ओगोनिया, ये डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं। तो जब संख्या बढ़ जाती है, लेकिन तो अब फिर प्राइमरी oocyte कितने बनते हैं, देखिए ये डिवाइड किया 1 से 4 बनाया ना, सोचिए 1 से कितना बन गया, ये 4 बना, ये भी डिवाइड करके 1 से 4 बनाया होगा, ऐसे सब 4 बनाए। इसमें से अब ये साइज में बड़ा कौन होगा, तो सबके सब साइज में बड़े नहीं होते हैं, इसमें से कुछ बड़े होते हैं, बाकी बता रहा हूं कहां जाते हैं। इसमें जैसे 4 है तो 4 में से यहाँ 1 बड़ा हो गया, इस ग्रुप से, इससे 4 बने, इसमें से 1 बड़ा हो गया। ऐसे ही सब बड़े नहीं होते हैं, ग्रो नहीं करते, कुछ ग्रो करते हैं, ठीक है। जो ग्रो करते हैं वो प्राइमरी oocyte बना लेते हैं, वही तो बनाते हैं प्राइमरी oocyte। हाँ, तो जो इसमें से ग्रो किया वो क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। सपोज करिए प्राइमरी oocyte बन गया। अब ये कितने बनते हैं, एक नहीं होता है ये भी, क्योंकि जब 80,000 प्यूबर्टी पर रहते हैं, तो प्यूबर्टी के पहले जब बर्थ, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में बच्चा रहता है, तो उसमें भी मिलियंस में, लाखों में रहते हैं, इनकी संख्या लाखों में रहती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो बने, तो प्राइमरी oocyte बहुत सारे हैं, लाखों में हैं। अब जो बच्चे थे, जो प्राइमरी oocyte नहीं बना पाए, जो ओगोनिया प्राइमरी oocyte नहीं बना पाती है, उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। क्या करती हैं, देखिए घेर लिया। अब आप कहेंगे 3 घेरना चाहिए ना, 3 नहीं, वो सब ग्रुप में रहता है ना। तो मैंने बताया ये जो बचे हुए हैं, ये इसके चारों तरफ क्या कर लिए, घेर लिए। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte अंदर बन गया, बाकी ओगोनिया और रेस्ट ओगोनिया इसको चारों तरफ घेरी हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में होता क्या, अंदर होता है प्राइमरी oocyte और बाहर क्या है, ओगोनिया उसको घेरा हुआ। ये फॉलिकल एक स्ट्रक्चर होती है, समझ में आया। अब बताइए प्राइमरी oocyte बना कैसे बना, ग्रोथ से बना था ना, पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ था, फिर ग्रोथ से एक बड़ा साइज बन गया था, उसको बाकी घेर लिया। इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे बनेगा, इसमें मियोसिस होना चाहिए, मियोसिस, ये अभी ये बर्थ के पहले का मामला है ये, ठीक। मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा 1 और फिर स्टार्ट हो जाएगा तो रुका रहेगा, ठीक। जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे, क्या बनेगा इसमें, बताइए। प्राइमरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। कन्वर्ट कब होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तब। अगर 10 साल की बच्ची है तो उसमें कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि 10 साल पे मियोसिस 1 पूरी नहीं होती। मियोसिस 1 पूरा कब होता है, जब प्यूबर्टी आती है, तभी तो प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा जा करके ना। जैसे प्यूबर्टी आएगी, जितने प्राइमरी रहेंगे 80,000 जो बच्चे रहेंगे, सब के सब सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मियोसिस 1 पूरा कर लेंगे वो सब। तो मियोसिस 1 पूरा भी कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, देखिए, और इसके चारों तरफ बाहर वही सेम कहानी रहेगी। ये जितने ओगोनिया बचे हुए हैं, ये सब क्या है, ये इकट्ठे हैं, ठीक है। तो अंदर इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। बुक में बनाया गया, देखिए, इसमें पूछा जाता है अंदर क्या बंद है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आप क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, यही एक चीज समझनी है कि अभी इसमें है क्या। देखिए
एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि अभी ये मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। अभी मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है, प्राइमरी ने अपना साइज बढ़ाया, मियोसिस रुकी हुई है, मियोसिस रुका हुआ है, प्राइमरी ने अपना साइज बढ़ाया, ठीक है, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लिया, बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर से प्राइमरी साइट है, अभी सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है कि सेकेंडरी है तो अंदर सेकेंडरी साइट होना चाहिए, नहीं, अभी ये प्राइमरी, क्योंकि अभी ये मियोसिस 1 पूरी नहीं हुई है, अभी ये मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी से क्या बनेगा, देखते रहिएगा, सेकेंडरी से बनता है टर्सरी, क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, साइज का अंतर होता है, प्राइमरी छोटा होता है, सेकेंडरी क्या साइज में बड़ा होता, थोड़ा सा रहता प्राइमरी उस साइट, या मैं लिख दे रहा हूं, अंदर क्या है, प्राइमरी उस साइट है, इसमें डिवीजन रुका हुआ है। इसके बाद बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद बनेगा टर्सरी फॉलिकल, क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। तो टर्सरी और इसमें डिफरेंस ये है, देखिए कैविटी का डेवलपमेंट होता है, ये आप ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ये हुआ इस तरीके का, और एक अंतर जो आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा यही कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैविटी जानते हैं, खाली स्पेस, एंट्रम बोलते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी साइज में इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंडरी से टर्सरी बना तो बीच में कैविटी बन रही है, खाली स्पेस डेवलप हो रहा है, यही अंतर है। इसमें भी प्राइमरी उस साइट है, इसमें भी क्या है, प्राइमरी उस साइट, याद रखिएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी बनते समय अभी ये मियोसिस 1 पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी उस साइट। अगर वो पूरा हो जाता तो बोलते हो सेकेंडरी उस साइट बना लिया, ठीक है। ये सब प्यूबर्टी आ चुकी है, ये सब चल रहा है अभी, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ही प्राइमरी साइट है, अब ये कन्वर्ट किस में होगा, ये टर्सरी फॉलिकल आ गया, इसके बाद ये बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, ये साइज देखिए बुक में बनाया गया है, ये इस तरीके से, और ये डायग्राम बनाया गया होगा, ये कैविटी अंदर दिखा दिया मैंने, ये कैविटी धीरे धीरे बड़ी होती, देखिए कैविटी जो अंदर है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, फॉलिकल का साइज बड़ा हो जाएगा, फॉलिकल और बड़ा हो जाएगा, कैविटी बढ़ रही है। अंदर जो बंद है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में आप यहाँ 2n लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, n, ठीक है। मतलब मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte में क्या हो गई, पूरी हो गई, तभी तो बना सेकेंडरी oocyte ना। तो जब सेकेंडरी oocyte, जब ये टर्सरी के बाद क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलेंगे इसको, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, ठीक। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, अभी इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका है। अब जब ये ओवरी से, ये अंडा अंदर बंद है, ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर अंडा किसके अंदर बंद है, फॉलिकल के अंदर बंद है, किस रूप में बंद है, सेकेंडरी oocyte। अब ये मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मियोसिस 2 क्या कर देगा, स्टार्ट, और मियोसिस 2 जब स्टार्ट कर देगा तो ये फॉलिकल क्या कर जाएगा, फट जाएगा। डायग्राम देखिए बुक में बना हुआ है, फॉलिकल रैप्चर कर रहा है, यहाँ लास्ट में दिखाया गया है कि ये फॉलिकल यहाँ से क्या किया, रैप्चर किया, और ओवम यहाँ से निकल चुका बाहर, ये देखिए, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, बाहर निकल गया, ओवरी से बाहर वो निकल चुका है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte यहाँ कितना रहेगा, n। हुआ क्या इस दौरान, मियोसिस 2, इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, रुक गया, किस स्टेज पर, मेटाफेज सेकंड में रुक गया, तो ओवरी से अंडा निकल गया, ठीक है। वही जो डायग्राम आपको वहां बताया था, वही ये फॉलिकल के रूप में चल रहा है। तो ओवरी, ये फॉलिकल से जब ये रिलीज होगा बाहर, तो इसमें जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा ना, अरे भाई ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर चला जाएगा, तो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो रहेगा उससे क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम। तो बचा हुआ स्ट्रक्चर ये है,
इससे क्या बनेगा, ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। इसका कवर जो था, कवर से क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ये अंडा फर्टिलाइज कर गया, कहाँ जाएगा निकल करके, ये कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ना। अगर स्पर्म आ चुका है, फर्टिलाइज कर गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा और ज्यादा डेवलप करेगा। ये देखो जी, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा, ठीक है। अंडा तो निकल गया, लेकिन ओवरी के अंदर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, या तो प्लेसेंटा से रिलीज होता है और या तो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बना रहता, बताइए, नहीं, कवरिंग अंदर रहती है, कवरिंग अंदर, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। उसका जो कवर है केवल सेकेंडरी उस साइड, आप बुक में देखिए, वो बता रहा हूं मैं, जोना पैलिस्यूडा क्या है। वो जोना देखिए, जोना पैलिस्यूडा इसका कवर है, ठीक है। हाँ, वो ओवम के, मैं ओवम की पूरा कंप्लीट ओवम जो रिलीज होता है सेकेंडरी उस साइड, उसकी स्ट्रक्चर मैं भी बना दूंगा। उसकी जो स्ट्रक्चर अभी मैं बना रहा हूँ, ये जो बाहर रिलीज होता है, ये आपके एनसीईआरटी के पिछले पेज पर दिया, देखिए, ये देखिए, ये कवर ही नहीं है इसमें, बिना कवर वाली, देखिए ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये रिलीज होता है, ये पूरा इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये खाली ऐसे नहीं है, इसके बाहर ये सब नौटंकी इसके बाहर इस तरीके की होती है। ये इतने देखिए, इतना लेकर रिलीज हुआ, इतना केवल रिलीज हुआ, ये पूरा बाकी जो कवर था वो अंदर छूटा है। हाँ बताइए क्या करें। अब ये देखिए, कुछ सिग्नलिंग होती है इसकी, ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है। कहाँ फर्टिलाइज करता है, फैलोपियन ट्यूब में। वहां से कुछ सिग्नलिंग केमिकल रिलीज होते होंगे, जिसकी वजह से ओवरी में आगे डेवलपमेंट चल रहा होता है। समझ में आया? इसका बहुत ज्यादा कोई क्लियरेंस नहीं है, आपको बता दूंगा ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। ये स्ट्रक्चर पूरी लेकर के निकलता है, ये बाहर बचा हुआ हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, श्रिंक करता चला जाएगा, और श्रिंक करेगा तो उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। उसके लिए टर्म यूज किया था कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, डन हो गया, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डेवलप करेगा, डेवलप, और क्या बनाएगा, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। क्यों रिलीज कर रहा है, जान रहे हैं क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यूट्रस को मेंटेन करना है। जैसे शादी होती है, जब बारात आती है, ठीक है, तो एक तरफ बारातियों के लिए तैयारी चल रही होती है, एक तरफ दूसरे के खाने पीने की तैयारी। तो ये फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना है, तो यूट्रस को मेंटेन भी तो करना है उस दौरान, तो ये प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करेगा। कब तक रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन, ये कब तक रिलीज कराएगा, ये जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बन गया, इसके बाद इसका काम खत्म, अब ये नहीं रिलीज करेगा कुछ, ये डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देखिए, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट डन, अगर नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डिजेनरेट करेगा, और क्या बनाएगा, तब इसको बोलेंगे आप कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। तब इसका एक नाम दे दिया जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको, रिग्रेसिंग। डिजेनरेट का मतलब होता है रिग्रेस, रिग्रेस, तो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक, अब बुक में देख लीजिए, कुछ छूटा हुआ है इसमें। हाँ, एक मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ओवम की स्ट्रक्चर समझिए। देखिए, ओवम, ओवम का मतलब सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। जो ओवम नाम दिया जाता है वो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हुआ है। किसको पता, वो समय जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम बन के तुरंत जाइगोट बन जाता है।
ओवम बनता, ओवम को बनते हुए देखेगा नहीं, ओवम बना नहीं, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है वो। ओवम बना नहीं कि तुरंत वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवम ओवम नहीं रहता है। जो डायग्राम में जो दिखता है वो सेकेंडरी ओसाइट आपको दिखा रहे हैं बुक में सब। जो ओवरी से रिलीज हुआ है वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, उसी का डायग्राम समझिए। देखिए सेकेंडरी ओसाइट का डायग्राम बुक में सबसे लास्ट पीछे के पेज पर दिया है। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये आपको मैं सेल दिखा रहा हूं। ये सेकेंडरी उस साइड में बाहर की साइड में कवर दिखाई देगा, इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है ये? जो बचे हुए ओगोनिया थी ना, फॉलिकल कैसे बना था? बीच में उस साइड बंद था, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। बाहर उसको घेरे हुए कौन था? ओगोनिया थी ना, वही तो घेरे थी। ये बाहर है ओगोनिया। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन अभी होगा, ये बाहर कैसे आ गया? बाहर सबसे बाहर तो कुछ और था ना। अब आप कहेंगे जब बना था ग्राफिन फॉलिकल, सबसे बड़ा फॉलिकल, तो उसमें डायग्राम को मैंने ऐसे बनाया था, ये देखिए। और हमने कहा था उस साइड ये है, हमने यही तो कहा था ना, ये उस साइड है। बीच में एक कैविटी बनी थी ना, एंट्रम। सबसे बाहर तो आप कहेंगे ठीक है, सबसे बाहर तो जो बची हुई ओगोनिया है वो सबसे बाहर आ गई थी ना, सबसे बाहर की साइड में बचा हुआ ओगोनिया चल रहा था। तो यहाँ जो अंदर में दिखा रहा हूं ये ओगोनिया कैसे आ गया? ये वाला, ये भी तो ओगोनिया है ना, ये भी सेल है। ये डायग्राम को उठा करके मैंने ये ले आया। ये जो डायग्राम दिख रहा है ओवम का, ओवम के बाहर मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन कुछ झिल्लियां होती हैं। तो ये ओवम की सबसे बाहर की झिल्ली है, जो यहां से उठा के लेके आए। ये इतना डायग्राम को ला रहे हैं, ये सब छूट गया, इसके अलावा बाकी सब छूट गया। तो ये तो ठीक है, ये ओगोनिया है। ये ओगोनिया कैसे आ गए? ये भी तो ओगोनिया वाली सेल है। ये हुआ ऐसा था, देखिए, जब था सेकेंडरी फॉलिकल, क्या था? सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। तो हमने कहा था कि सेकेंडरी फॉलिकल में इस तरीके से था। तो सेकेंडरी फॉलिकल जब प्राइमरी से बना था ना, प्राइमरी से, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बना था, हमने कहा था साइज बढ़ गया सेकेंडरी का। कैसे बढ़ गया? बढ़ा ये था कि ये जो अंदर प्राइमरी उस साइड बंद था, सेकेंडरी में अंदर प्राइमरी उस साइड रहता है। तो जब बना था इसका साइज बढ़ा, साथ में ओगोनिया की लेयर बढ़ गया, ओगोनिया और ज्यादा हो गई। देखिए ये ओगोनिया हो गया, ये मतलब ओगोनिया बाहर और ज्यादा उसको घेर लेती हैं, फॉलिकल को बड़ा कर देती हैं। फॉलिकल बड़ा कैसे होता है? ओगोनिया और ज्यादा सराउंड कर लेती हैं। अब ये जो कैविटी बनी है ना, ध्यान सुनिएगा, ये कैविटी कैसे बना? ये लेयर बीच में से फट गया। देखिए ये लेयर बीच में से फट गया, यहां से स्प्लिट कर रहा। देखिए ये लेयर भी, यहां से कैविटी बनना नहीं चालू होता, ये तो है वो साइड। ये जो कैविटी बनी है अंदर, जगह खाली स्पेस, वो ये बीच में से लेयर फटी है। जैसे ये है, इसको बीच में से ब्रेक कर देंगे तो कैविटी आ गया, बीच में स्पेस आ गया, ये बीच में से फट गया। तो ये बड़ा होता जाएगा। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये इसी का तो हिस्सा है। जब बाहर ओगोनिया, वही ओगोनिया तो नीचे वाली ओगोनिया इसके ऊपर आ गई। नीचे वाली जो ओगोनिया है ये इसके ऊपर आ जाएंगे, उस साइड के ऊपर आ जाएगा। ये डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा, समझ में आया? तो इसी को बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। अगर कहा जाए कि ये ग्राफिन फॉलिकल, जानते हैं क्या होता है? फुल्ली डेवलप फॉलिकल कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल। ठीक, उसमें दो लेयर होती हैं। उसमें आप बोलेंगे बाहर की एक लेयर है, ध्यान से देखिएगा, एक लेयर बाहर होती है, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। किसी ने पढ़ा है? थीका एक्सटर्ना। अंदर की लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, एक्सटर्ना और इंटरना। ओवम के जो बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये बनी किससे? इन्हीं से बनी है, एक्सटर्नल और इंटरनल से बनी है। तो कोरोना रेडिएटा ये सेल्यूलर होती है, ये सेल्यूलर है। सेल्यूलर का मतलब ओगोनिया सेल ही तो है। ओगोनिया क्या है? सेल है। तो सेल की बनी हुई एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अंदर एक लेयर, आप सबसे अंदर में आपको बना दूं, ये सेकेंडरी ओसाइट है। ये क्या हो गया? सेकेंडरी ओसाइट, जिसको आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं? ओसाइट, ओवम कह सकते हैं ना। ओवम होता तो नहीं है लेकिन बोल देते हैं ओवम है। ठीक, इसके बाहर इसकी जो सेल, सेकेंडरी ओसाइट क्या? एक सेल है, होता ना सेल। सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे?
सेकेंडरी उस साइड में जो बाहर आपको इसकी झिल्ली दिखाई, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है? सेकेंडरी उस साइड के सबसे बाहर की, सब मतलब अपनी मेम्ब्रेन है ये। ठीक, समझ में आया? अब इसके बाहर एक और झिल्ली दिखाई देगी, देखिए इसके बाहर एक मेम्ब्रेन दिखाई देगा। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बताइए कोई? पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है पेरीविटेलाइन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। सॉरी, जोना पेलुसिडा, नहीं जोना है, जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन ये हो गया। और बाहर जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गया। और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है? ये ओवम की या सेकेंडरी ओसाइट की अपनी झिल्ली है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये है पेरीविटेलाइन स्पेस। सेकेंडरी ओसाइट और जोना पेलुसिडा के बीच का जो ब्लैक कलर का स्पेस दिख रहा है, ये क्या है? पेरीविटेलाइन स्पेस है। ठीक है, और बाहर अब ये स्पेस नहीं कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये काले रंग का बना हुआ है, इसको आप स्पेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको पूरा बनाना पड़ेगा हमको। ये देखिए, ये हम यहाँ से पूरा बना दें, ये होता है एक्चुअली में ऐसे। यही डायग्राम आपके बाहर बुक पे दिया है, ये देखिए। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन ओवम की कोरोनरी डेटा, उसके अंदर की मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। अगर कहा जाए कि ओवम कितनी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी ओसाइट कितनी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, तो 2 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे बाहर कोरोनरी डेटा, ये सेलुलर है, सेल की बनी हुई है। अंदर की मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, ये नॉन सेलुलर है। ये क्या है? सेल नहीं है, ये नॉन सेलुलर है, ये सेल का नहीं बना है। तो किस चीज का बना है? ये प्रोटीन का बना है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ ग्लूकोज ऐड हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, ये आप लिखेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। ये सेल की नहीं है, नॉन सेलुलर लेयर है। समझ में आया? और अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये इसकी अपनी मेम्ब्रेन है खुद की, और बीच में स्पेस। अब ये देखिए, पूछा जाता है ये मेम्ब्रेन ये कहां से आई? तो ये आप कहेंगे फॉलिकल की लेयर थी। किसकी लेयर थी? ये फॉलिकल की थी। ये जोना पेलुसिडा को ओवम खुद बनाता है। ओवम अपने अंदर से प्रोटीन को रिलीज करेगा बाहर, और फिर ये मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये मेम्ब्रेन कौन बनाया? मेड बाय सेकेंडरी ओसाइट। ये सेकेंडरी ओसाइट ने बनाया था, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट ने नहीं बनाया था, ये फॉलिकल की लेयर थी जो उसके साथ चिपकी हुई चली आई थी। समझ में आ रहा है? जब ये रिलीज हुआ था तब। तो जोना पेलुसिडा ओवम खुद रिलीज करता है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट का ये डायग्राम हो गया। ठीक, अब फिनिश हो गया। और कुछ समझना है इसमें? नहीं, हाँ, विटेलाइन मेम्ब्रेन ओवम की सेकेंडरी ओसाइट की अपनी झिल्ली। सेल है तो सेल में मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? बात बताइए। हाँ, ओवम, आखिर बताइए, एक सेल थी, यही सेल थी ना। ये प्राइमरी ओसाइट बोल रहे थे, प्राइमरी ओसाइट बड़ा हुआ साइज में, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट अंदर है, तो इसमें ये सेल है कि नहीं है? सेल में मेम्ब्रेन होती है ना। ये सेल की अपनी मेम्ब्रेन है, जिसको सेल मेम्ब्रेन आप कहते हैं। ये वाली ये एक सेल है। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे बढ़ाते हैं। आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है, ठीक है? देखिए, आगे का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जिसको हिंदी में पीरियड्स बोलते हैं। हर महीने पीरियड्स रिलीज होते हैं, ठीक है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? हर महीने फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पढ़ लें सब। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हर महीने कुछ चेंजिंग होती है और वो चेंजिंग रिपीट होती रहती है, हर महीने आती रहेगी। तो जो चीज बार बार आती है उसको बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। तो दीज आर द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हर महीने कुछ बदलाव होते रहते हैं, उन्हीं बदलाव को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, साइक्लिक चेंजेस, लिखते रहिएगा, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एवरी मंथ, हर महीने जो चेंजिंग होती है, MONTH, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, केवल ओवरी और यूट्रस में चेंजिंग आएगी। किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगी? ओवरी और यूट्रस में। ध्यान से रखिएगा, ओवरी एंड यूट्रस में चेंजिंग होती है केवल, बस, और कहीं नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब में नहीं होती है, सर्विक्स में नहीं होती है, वेजाइना में कोई चेंजिंग नहीं होती। समझ में आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी में नहीं चलती है, केवल प्राइमेट्स में चलती है। प्राइमेट समझते हैं? मंकी, एप, गोरिल्ला। बाकी जो बंदर हो गया, ठीक है, जितने एनिमल्स हैं उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, वहां ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। ऑस्ट्रस, दोनों में अंतर बताया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड रिलीज होता है वेजाइना के थ्रू, ऑस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लड रिलीज नहीं होता है, पता नहीं लगता है। ठीक है, तो ओनली इन प्राइमेट्स, ओनली इन, केवल प्राइमेट्स में होगी। प्राइमेट्स पता है? ठीक है, मंकी, एप, गोरिल्ला, ह्यूमन। हो गया प्राइमेट्स में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? उसको हीट पीरियड बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हीट। बफेलो है, काऊ है, इनमें होता है हीट पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, लोगों को पता होता है कि कितने क्रॉस करा लिया, फीमेल काऊ है उसको मेल काऊ से क्रॉस करा लेते। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इस समय क्रॉस कराया जा सकता है, इसको हीट पीरियड बोलते हैं। वहां कोई इंडिकेशन नहीं होता ऐसा। स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी। और कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट एट 40 to 45 ईयर्स, 45 से 50 साल, सॉरी 45 है, 45 से 50 साल तक की चलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 10 से 12 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मीनार्क, उसके लिए एक नाम दिया जाता है। जब स्टार्ट होगी तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं मीनार्च। और जब रुक जाती है मीनोपॉज, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है, या स्टॉप कह सकते हैं, स्टॉप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई? पॉज हो गया, रुक गया, फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होती है। हालांकि जो चीज पॉज होती है उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉज हो गया तो परमानेंट पॉज रहता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल बीच में भी स्टॉप हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान फुल्ली स्टॉप रहती है। ठीक है, रिमेन स्टॉप। अगर कहा जाए स्टॉप कब होती है? टेम्पोररी, रिमेन टेम्पोररी स्टॉप, टेम्पोरेरी स्टॉप इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई रहता है। प्रोजेस्टेरोन अगर हाई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी। ठीक है, लिखेंगे कारण क्या? ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरोन, हाई प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए पीरियड्स रोकने के लिए जो टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं, वो बनी किसकी होती हैं? वो प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं, डिले करने के लिए जो आती हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी स्टॉप रहती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी प्रेगनेंसी के अलावा, प्रेगनेंसी नहीं भी है फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, थोड़े समय के लिए डिले हो जाती है। ठीक है, 1 मंथ की जगह वो 1.5 मंथ खिंच जाता है, 2 मंथ तक नहीं आता है। तो कारण इसका होता है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर
ठीक है, कुछ फिजियोलॉजिकल कारण, कोई हार्मोन कम ज़्यादा बॉडी में हो रहा है, इस वजह से, मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। स्ट्रेस बुक में लिखा गया है, स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी, इसके कारण भी थोड़े समय के लिए स्टॉप या डिले हो सकता है। कितने स्टेप होते हैं इसके? स्टेप, पहला स्टेप कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन, टी है ना स्पेलिंग में, टी, हाँ, मेंस्ट्रुएशन, ठीक। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, इसका दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और तीसरा है ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। चौथा क्या है? सिक्रेटरी, सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, अभी पूछूंगा। देखिए मेंस्ट्रुएशन, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर कहा जाए मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ऑर्गन है, एक ओवरी के अंदर चलती है और यूट्रस। चेंजिंग कहाँ होती है? या तो ओवरी में चेंजिंग हो रही होती है या तो यूट्रस में। यहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा ना, इसमें कहाँ चेंजिंग आ रही है? यूट्रस में। ये कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। ब्लड जो रिलीज होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ब्लड, रिलीज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का रिलीज होना। और ये होता है कहाँ से? लिखेंगे फ्रॉम, हालांकि रिलीज तो वेजाइना से होता है ब्लड, लेकिन यूट्रस की सेल डिस्ट्रॉय होती है, यूट्रस की लेयर कटती है। कौन सी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होती है? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की सबसे अंदर की जो पहली लेयर आप कह सकते हैं एंडोमेट्रियम है, वो डिस्ट्रॉय होती है, वहीं से ब्लड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे यूट्रस में हो रहा है। ये चेंजिंग कहाँ हो रही है? यूट्रस में। कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है, 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है। इसको मैंने लिखा नहीं ज्यादा, वहीं समझा दिया इसको, ठीक है। रिलीज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड फ्रॉम द यूट्रस। आगे बढ़ जाए, इसको समझना। अब यहीं से आप सब बता दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे समझ भी लीजिएगा। कोई बताएंगे फॉलिकुलर फेज ओवरी की फेज है कि यूट्रस की फेज है? उसकी है, ओवरी की है। ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट बताया था ना, फॉलिकल डेवलप कर रहा है हर महीने, एक जो है सेकेंडरी उस साइट मैच्योर होता रहता है ना, ठीक है। तो ये आपका ओवरी के अंदर चल रहा है। किस में चल रहा है? ओवरी। ये कहाँ चलता है? यूट्रस में चलता है। ओवुलेटरी फेज ओवरी की फेज है। कहाँ से ओवुलेशन होता है? ओवरी से अंडा रिलीज होता है, तो आप कहेंगे ओवुलेटरी फेज किसकी है? ओवरी की है। सीक्रेटरी फेज है यूट्रस का फेज, ये यूट्रस का फेज है, ये यूट्रस में हो रहा होता है। और ल्यूटियल फेज आपका ओवरी का फेज है, यही ध्यान रखना है। हालांकि इसका ये दूसरा नाम है, लेकिन ये यहाँ पर है वो ओवरी, दो ही जगह चेंजिंग होती है, इसलिए बुक में दोनों डायग्राम को एक साथ दिखाया गया। देखिए बुक में, देखिए डायग्राम दिखा रहे ना, इस डायग्राम में जहां हार्मोन बताया गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ऑपरेट होती है तो हार्मोन का लेवल घटता और बढ़ता है। कौन सा हार्मोन घटेगा बढ़ेगा? अंडा बनाने के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंडे को रिलीज कराना है। एक FSH हार्मोन है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एक है LH हार्मोन। इनका लेवल घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। 28 दिन तक चलती है, मैंने लिखा नहीं, छूट गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन बाद रिपीट होती है? 28 या 29 दिन बाद रिपीट होती है। फिर ये ओवरी के अंदर जो चल रहा होता है वो ये दिखाइए, ओवरी के अंदर क्या क्या कहानी चल रही है, यूट्रस में क्या बदलाव हो रहा है वो यहाँ दिखा रहे हैं। ये एक हार्मोन और दिखाया है उन्होंने, ये हार्मोन किसका है? एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है? ओवरी से। प्रोजेस्टेरोन ये वाला कहाँ से बन रहा है? कॉर्पस लुटियम, ओवरी से। तो ये ओवरी के हार्मोन दिखा रहे हैं। ये पिट्यूटरी, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है,
ये ओवरी के अंदर बदलाव चल रहा है, ये ओवरी के हार्मोन दिखा रहे हैं और ये यूट्रस का चेंजिंग दिखा रहे हैं। हर महीने ये चेंजिंग होगी। ठीक, अब इसको समझ लीजिए, देखिए एक एक करके। देखिए पहला फेज समझा दिया ना, पहला फेज क्या था, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होगा, ये बता दिया। 3 से 5 दिन तक चलेगा, 3 to 5 days। कभी कभी 3 दिन में स्टॉप हो जाएगा और कभी कभी 5 दिन तक स्टॉप होता जा करके। ठीक, दूसरा फॉलिकुलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकुलर फेज में देखिए डायग्राम बुक में देखते रहिए। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल डेवलप करेगा। कौन सा फॉलिकल, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी डेवलप करता है। बुक में प्राइमरी से जो कहां से स्टार्टिंग की गई है, जो भी इन्होंने स्टार्ट किया, आप बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करेगा। ठीक है, हाँ हाँ, प्यूबर्टी आ गया। सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा, फॉलिकल डेवलप करेगा। डेवलप करने का मतलब समझते हैं, मियोसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब मियोसिस उसमें स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब पूरा फॉलिकल डेवलप कर जाएगा। लेकिन बुक में आपके वो दिखाया गया है प्राइमरी से, लेकिन प्राइमरी से नहीं होता है। ठीक है, हाँ, फॉलिकुलर फेज हो गया, तो ये ओवरी में चल रही होती है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, देखिए यूट्रस में ऐसे डायग्राम दिखाया गया इस तरीके से। ये यूट्रस की लेयर को पहले उन्होंने डैमेज किया है। अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो यूट्रस की लेयर क्या हो जाती है, डैमेज। मतलब ये, और देखिए ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं ना आप, डायग्राम को देखिए, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, है ना, ये ऐसे कुछ, ये यूट्रस की लेयर है, परत, झिल्ली जो यूट्रस की होती है। अगर यूट्रस का डायग्राम बनाए इस तरीके का, यूट्रस में बीच में खाली जगह होती है, ये स्पेस है, तो सबसे ये वाली जो झिल्ली होती है, ये वाली पहली झिल्ली, वो एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम को दिखा रहे हैं ये। ठीक, यूट्रस की झिल्ली 3 से 5 दिन तक डैमेज हो जाती है, तभी तो ब्लड रिलीज होता है ना। 3 से 5 दिन तक जब मेंस्ट्रुअल ये पहली अवस्था आएगी, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक करेगी, और यहीं से रिलीज होता है ब्लड। इसी के टूटने से ब्लड रिलीज होता है। इसके बाद जैसे 5वां दिन पूरा हो जाता है, तो ये फेज स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होगा, ये झिल्ली मेंटेन हो रही है, देखिए मेंटेन हो रही है ना, ये बड़ी बड़ी होने का मतलब क्या, ये मेंटेन हो रही है। जो टूटा हुआ हिस्सा था वो प्रॉपर वापस हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। का मतलब ही होता है कोई भी चीज का ग्रो करना, कोई चीज का मेंटेन होना, ग्रो करना। ठीक है, ये ग्रो कर रही है झिल्ली, प्रोलिफरेशन चल रहा है, तो इसलिए यूट्रस का नाम है ये। यूट्रस में हो रहा है ये स्टेज। अब इसमें हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, झिल्ली मेंटेन कैसे होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप लिखेंगे ये मेंटेन क्यों हुई, एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, प्रोलिफरेशन ड्यू टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज कहां से होता है, रिलीज्ड बाय डेवलपिंग फॉलिकल, बाय कॉर्पस नहीं बोलेंगे, फॉलिकल धीरे 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 बड़ा हो रहा ना, तो फॉलिकल में जो बाहर सेल है ना, जो घेरे हुए हैं उनको सेल, वही क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। जितना बड़ा फॉलिकल हो जाएगा उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन भी बनेगा। फॉलिकल छोटा है, एस्ट्रोजन कम, और बड़ा हो गया, एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो रिलीज बाय डेवलपिंग फॉलिकल, जो डेवलपिंग फॉलिकल है, फॉलिकल जो डेवलप कर रहा है, उससे क्या बनेगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। समझ में आया? हाँ, प्रोजेस्टेरोन अभी कहाँ बनेगा, प्रोजेस्टेरोन जब ये फॉलिकल, जब ओवरी से ओम निकल जाएगा तो बचे हुए हिस्से से, अभी कहाँ, ये ओवरी से ओम कहाँ निकला है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा फेज कौन सा आता है, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या है, ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा। कब रिलीज होता है, अच्छा देखिए इसका टाइमिंग कितना है, इसका टाइमिंग है 6 दिन से लेकर के और 13 दिन,
6 to 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज चलती है और 14वें दिन पर ओवुलेटरी अवस्था आती है। 14th डे, जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, 5 दिन तक, 3 दिन तक ब्लड रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद 6वें दिन से 13वें दिन तक ये अवस्था चलेगी और जिस दिन से स्टार्ट हुआ था वहीं से काउंटिंग की जाती है। 14वें दिन पर ओवुलेटरी फेज आ जाती है, मतलब वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, वो रिलीज होगा। इसके लिए कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन जरूरी है, ठीक है। ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ LH बहुत ज्यादा रिलीज होगा। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, कार्पस लूटियम नहीं, पिट्यूटरी से, ठीक। LH रिलीज हो जाएगा, ये हो गया ओवुलेशन। अगला अवस्था कौन सा है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज को हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या है, ये आपका 15वें दिन से लेकर के और 28 या 29, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो 28 दिन की होती है या तो 29 दिन की होती है। 15वें दिन से स्टार्ट होगा, ओवरी से ओवम निकल गया है। अब क्या होगा, जो यूट्रस है, यूट्रस उसको मेंटेन भी तो करना है ना, यूट्रस की लेयर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहां पर ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, समझ रहे हैं ना। 2 मिनट और रुक जाइए। ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, बचे हुए पार्ट को हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसमें डेवलप करेगा, ठीक। बचे हुए पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, उसी को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। आप कह सकते हैं, इसके लिए एक नाम देखिए, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, ल्यूटियम बनेगा और उसका डेवलपमेंट भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। फर्टिलाइजेशन के ऊपर है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे डेवलप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और साथ में यूट्रस की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम, वो क्या करेगी, वो मेंटेन होगी। कौन मेंटेन कराएगा बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनेगा और वो प्रोजेस्टेरॉन उस लेयर को मेंटेन करेगा बाय प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ये चलता है 28 दिन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे डेवलप करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, यही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे घटेगा ना, भाई कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन है, यूट्रस की लेयर डैमेज हुई थी वो सही हो रही है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तुरंत क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन और तुरंत फिर यूट्रस के अंदर की लेयर फिर से टूट जाएगी और फिर से अवस्था वापस आ जाएगी। अब हमको बताना थोड़ा सा उसमें जो हार्मोन का जो लेवल समझाना है, ठीक है। इसको पढ़ के आइएगा, चैप्टर जल्दी थोड़ा फिनिश करना है, इस पर डिले हो रहा है, क्वेश्चन करा देंगे। हाँ, एस्ट्रोजन घटता है पूरे